अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान अफेयर्स के आज के लेक्चर में हम अपना सेकंड सेक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे पोस्ट पार्टीशन का। पोस्ट पार्टीशन बेसिकली क्या है, 1947 में जब सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन होती है और हमारे पास दो न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो बनती हैं, एक इंडिया और दूसरे जो है वो पाकिस्तान। तो पोस्ट पार्टीशन का जो इरा है उसमें हम पाकिस्तान का कंप्लीट टेन्योर आफ्टर 1947 जो है वो डिस्कस करेंगे कि 1947 में जब सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन होती है, पाकिस्तान एक न्यू स्टेट बनती है, तो पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उसके अलावा पाकिस्तान का फर्स्ट डेकेड जो 1947 से लेकर 1958 तक, जहाँ यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग में जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना हुआ। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। पोस्ट पार्टीशन को बेसिकली हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें हम कंप्लीट अपनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखेंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, डिफरेंट जो पॉलिटिकल टेन्योर्स रहे। पाकिस्तान का फर्स्ट जो सिविलियन डेकेड था 1947 से 58 तक का, 1958 में जो मार्शल लॉ आता है, फिर वो जो गवर्नमेंट बनती है उसमें कौन से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं, फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में बनता है, न्यू गवर्नमेंट आती है। तो इस तरह से डिफरेंट जो हमारे पास पॉलिटिकल टेन्योर्स थे वहाँ पे कौन कौन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई। तो कंप्लीट जितने भी पॉलिटिकल टेन्योर्स पाकिस्तान के हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, तो उनके कंप्लीट एक एनालिसिस जो है वो हम फर्स्ट सेक्शन जो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का है उसमें करेंगे। उसके बाद सेकंड हमारा सेक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो तब हमने किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को जो है वो रन किया। उसके बाद 1949 में हमारा पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था कि हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो बनाई। फिर 1956 में पहला पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का सामना था। पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाते पाकिस्तान को तकरीबन 9 साल लगे, तो ये जो डिले था उसके क्या रीज़न्स थे उस पे एनालिसिस करेंगे। फिर पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट आफ्टर 2 इयर्स जो है वो एब्रोगेट हो जाता है, उसकी क्या रीज़न्स बनी। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनके क्या की फ़ीचर्स थे। फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पे बात करेंगे। मेन उसकी जो अमेंडमेंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में की गई, जैसा कि 18th अमेंडमेंट है, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो ये कंप्लीट एक एनालिसिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाले सेक्शन में करेंगे। तो ये हमारा पोस्ट पार्टीशन का एक कंप्लीट आउटलाइन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि इस सेक्शन में हमने क्या क्या डायमेंशंस जो हैं वो डिस्कस करनी है। आज का लेक्चर हमारे पास जो है उसमें हम देखेंगे कि 1947 में जब सेपरेशन होती है, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनती है, तो पाकिस्तान को बिल्कुल स्टार्ट में किन किन चैलेंजेस का सामना था। पाकिस्तान मूवमेंट जो कि 1930 के बाद स्टार्ट होती है, जब अल्लामा इकबाल खुतबा अलाहाबाद में जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक सेपरेट स्टेट की बात करते हैं कि जो मुसलमान हैं, जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, जिन जिन एरियाज़ में उनकी मेजॉरिटी है, उन एरियाज़ को मिला के जो है वो पाकिस्तान के एक सेपरेट स्टेट बने। पाकिस्तान का नाम उन्होंने तो तब नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो दे दिया था। और 1930 में ये जो है वो मुसलमानों में एक कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने दे दिया कि मुसलमानों को अब कोशिश करनी है सिर्फ़ इस चीज़ के लिए नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए जो है वो अपने राइट्स की बात करें, बल्कि उनको अब एक ही पर्पस के लिए काम करना है कि मुसलमान अपने लिए एक सेपरेट स्टेट जो है वो डिमांड करें। और ये डिमांड फाइनली जो है वो 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई तो उसके बाद जो है वो ज़ोर पकड़ती है। तो ये पाकिस्तान मूवमेंट जो थी, इसमें एक प्रॉपर जो है वो प्लानिंग के थ्रू, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो ब्रिटिश इंडिया में रखा गया कि मुसलमान जो कि सब कॉन्टिनेंट के हैं उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए।
लेकिन जब ये इंडिपेंडेंस जो है वो अनाउंस की जाती है तो उस वक्त ये प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जो है वो इंडिपेंडेंस को कैरी आउट नहीं किया गया। ये जो सेपरेशन का प्रोसेस था उसको ब्रिटेन्स जो थे उन्होंने प्रॉपरली जो है वो कैरी नहीं किया। इसी वजह से हमें जो सेपरेशन के टाइम पे है जो ब्लडशेड देखने को मिलता है, पॉलिटिकल केओस जो बहुत ज़्यादा था और कम्युनल वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से जो है वो बहुत सारी जानों का नुकसान भी हुआ। तो ये अर्ली चैलेंजेस थे जिन पे हम बात करेंगे। अब ये देखिए, जब 1947 14 अगस्त को सेपरेशन होती है, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनती है, तो पाकिस्तान जो है उसको 23% जो है वो ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी मिली थी, यानी कि ज़मीन जो इलाका जो है वो कितने परसेंट ब्रिटिश इंडिया का पाकिस्तान के हिस्से में आया था, 23%। और 18% जो ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान का हिस्सा बनी। और मेजर प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी वो जियोग्राफिकली बाइफर्केशन थी। अब ये देखिए, अगर हम पाकिस्तान का मैप मैं आपके सामने रखूं कि इंडिपेंडेंस के बाद ये पाकिस्तान का जो है वो मैप था। अब ये कंप्लीट सब कॉन्टिनेंट का मैप आपके सामने नज़र आ रहा है। अब पाकिस्तान के दो विंग्स जो थे वो बने थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब ये तो इलाका था वेस्ट पाकिस्तान का और ये ईस्ट पाकिस्तान का। पाकिस्तान के इन दोनों विंग्स के दरमियान मोर देन 1000 माइल्स का जो डिस्टेंस था, और इस डिस्टेंस में यहाँ पे मौजूद पाकिस्तान का लार्जेस्ट एनिमी इंडिया था। क्योंकि जब सेपरेशन हुई 1947 में दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी, तो इंडिया की लीडरशिप की तरफ से डिफरेंट इस तरह की स्टेटमेंट्स आई थी कि वो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करते, वो पाकिस्तान को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसका वजूद जो है वो तस्लीम नहीं करते। इसी वजह से आज तक पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है उनका सामना करना पड़ रहा है इंडिया की तरफ से। तो ये रीज़न है कि ये जो बाइफर्केशन थी, ये जो डिवीज़न थी, जोग्राफिकल डिवीज़न थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए। उसके अलावा सेपरेशन जब हुई और वहाँ पे लोगों ने माइग्रेशन की, यानी कि इंडिया में जो मुस्लिम्स थे वो माइग्रेशन करके पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में जो हिंदू और दूसरे लोग थे दूसरे रिलीजन के, वो माइग्रेट करके इंडिया की तरफ गए। तो इस तरह से मोर देन 14 मिलियन पीपल जो थे उन्होंने ये माइग्रेशन की, और ये मैसिव माइग्रेशन कहलाती है वर्ल्ड हिस्ट्री में। और इस माइग्रेशन के दौरान 1 मिलियन से 2 मिलियन के दरमियान, यानी 10 लाख से 20 लाख के दरमियान जो लोग हैं उनको कत्ल किया गया था। इसीलिए जो है इस माइग्रेशन को ब्लडी माइग्रेशन भी कहते हैं कि ये फुल ऑफ ब्लड थी, बहुत ज़्यादा जो है ब्लड इसमें बहाया गया, बहुत सारे लोगों की जानें जो है वो इसमें गई कम्युनल वायलेंस की वजह से, कि डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग थे रिलीजन बेसिस पे, यानी कि सिख कम्युनिटी जो थी उन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया, इंडिया कम्युनिटी यानी कि रिलीजन के लाइन पे जो है वो कम्युनिटी में बहुत सारा वायलेंस हुआ, एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी के लोगों को मारा। तो मोर देन 1 मिलियन और नियरली 2 मिलियन पीपल जो हैं वो इस माइग्रेशन के दौरान जो है वो उनकी डेथ हुई। हम इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो सुनते भी आए हैं कि हमारे जो बड़े हैं जो वहाँ से माइग्रेट करके आए हैं, जिन्होंने माइग्रेशन की है, तो वो हमें इस तरह के इंसिडेंट्स सुनाते भी हैं कि किस तरह से उनका माल लूटा गया और उनके साथ जो उनके दूसरे रिलेटिव्स थे उनको कत्ल किया गया, उनकी इज़्ज़तें जो हैं वो पामाल हुई। तो ये जो माइग्रेशन है ये एक डार्क पीरियड रहा है इस सेपरेशन के दौरान। उसके अलावा बड़ा चैलेंज ये था कि वो टेरिटरी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई, जो कि हमने बताया कि 23% ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी थी, वो इलाके जो पाकिस्तान के हिस्से में आए वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो ना होने के बराबर थी। जबकि ये इलाका जो है ये फ़र्टाइल लैंड थी, पंजाब के रीजन जो थे वो फ़र्टाइल थे, सिंध के रीजन्स वो फ़र्टाइल थे, और वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है उसको थोड़ा सा डेवलप किया गया था, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। लैंड लॉर्ड्स जो थे, ज़मींदार जो थे, उनके अंडर जो है ज़मीनों को थोड़ा सा डेवलप किया और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको थोड़ा सा बूस्ट किया गया था।
नेक्स्ट जो चैलेंज का सामना था कि जब सेपरेशन हुई और बाउंड्री जब ड्रॉ की गई थी तो उसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ जो हैं उनका सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे देखें वो रीजन्स जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे उनको भी इन इरेगुलरिटीज़ की वजह से जो है वो इंडिया का हिस्सा बनाया। जैसा कि हमारे पास कश्मीर है। अब कश्मीर जो एक स्टेट थी प्रिंसली स्टेट, अब उसने अगर अपनी एक्सेशन मुसलमानों के साथ नहीं दी थी, पाकिस्तान के साथ अनाउंस नहीं की थी, तो ज़बरदस्ती वहाँ का जो राजा जो कि मुसलमान नहीं था उसने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो इंडिया के साथ साइन किया और यहाँ पे कश्मीर कन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान स्टार्ट हो गया 1947 में, जहाँ पे सेपरेशन होती है और वहीं पे 47 के एंड और 48 में फ़र्स्ट कश्मीर वॉर भी जो है वो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान हुई। उसके अलावा जो एसेट्स का ट्रांसफ़र था वो मिलिट्री एसेट्स हों या फिर फाइनेंशियल एसेट्स हों, तो उसमें भी इरेगुलरिटीज़ और डिले जो है उसका सामना पाकिस्तान को करना पड़ा। तो ये डिफरेंट चैलेंजेस थे जो कि ब्रीफली हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए हैं। अब वन बाय वन जो है इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो चैलेंज है वो ये है कि जो ब्रिटेन्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ये इंडिपेंडेंस, ये सेपरेशंस जो है वो प्लान नहीं की थी। सेपरेशन का प्लान अनाउंस कर दिया और उसके बाद जो उनका विदड्रॉल था वो प्रॉपरली प्लान नहीं था। उन्होंने प्रॉपरली पावर्स को जो है वो डिवाइड नहीं किया था, डिफरेंट एसेट्स को प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया था, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज जो थे उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो वॉर हुई। तो ये जो हरिड विड्रॉल था ब्रिटिशर्स का सब कॉन्टिनेंट से, इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस का जो है वो पाकिस्तान को सामना करना पड़ा था। इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है इतना ज़्यादा जो है वो ब्लड शेड हुआ और हिस्ट्री हमें कहती है कि 1 to 2 मिलियन पीपल जो है पुअर मैनेजमेंट की वजह से और कम्युनल वायलेंस की वजह से जो है उनकी डेथ होती है। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट चैलेंज है वो ये है कि ब्रिटिश इंडिया ने जो 23% टेरिटरी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी और 18% जो इसकी पॉपुलेशन थी वो भी प्रॉपरली जो है वो एजुकेटेड नहीं थी, इतनी ज़्यादा ट्रेंड नहीं थी। हमने देखा जैसा कि 1857 के बाद किस तरह से ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों को टारगेट किया, उनकी जो जॉब्स वगैरह हैं वो उनसे ले ली, प्रॉपर उनके लिए एजुकेशन की फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं थी। और इसका जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमें देखने को मिले जब पाकिस्तान बना, क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन आई थी वो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड, वेल ट्रेंड नहीं थी, क्योंकि वही डिस्पैरिटीज़ जो ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान को दी थी, जिनका सामना पाकिस्तान को करना पड़ा था, मुसलमानों को करना पड़ा था, वो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान बियर कर रहा था। उसके अलावा ये जो टेरिटरी पाकिस्तान के हिस्से में आई, जैसे कि मैंने ऊपर भी मेंशन किया इंट्रोडक्शन में, कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब ये देखें यहाँ पे मैं आपके सामने एक स्टैटिस्टिक्स रखती हूँ कि 1921 टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट थे सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अब उनमें से जस्ट 34 जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आए। अब ये कितना ह्यूज डिफरेंस है इन दोनों नंबर्स में कि 1921 आपके सब कॉन्टिनेंट में टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में जो ज़मीनें आई, जो इलाके आए, वहाँ पे जस्ट 34 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, क्योंकि ये रीजन्स जो हैं इनमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो की ही नहीं गई थी। इन रीजन्स को जो है वो इकोनॉमिक लेंस से जो है वो देखा जाता था, क्योंकि लैंड जो है वो फर्टाइल थी, लेकिन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो इतना अच्छे से डेवलप नहीं था कि पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस जस्ट एग्रीकल्चर पे ही रिलाई कर सकता। तो इसलिए हमें फिर बाद में अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा था। मशीनरी वगैरह जो है वो भी पाकिस्तान को प्रॉपरली नहीं दी गई थी। नेक्स्ट
जो मेजर चैलेंज था वो ये था कि किस तरह से पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, हमारे पास मिलिट्री रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, क्योंकि जब डिवीज़न की गई थी डिफरेंट रिसोर्सेज की तो वो पाकिस्तान को प्रॉपरली रिसोर्सेज एलोकेट नहीं किए गए थे। और फिर उसके बाद ये मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान को हुई कि पाकिस्तान के जो दोनों विंग्स थे, ईस्टर्न विंग्स और वेस्टर्न विंग्स, उनके दरमियान मोर देन 1000 माइल्स का जो डिस्टेंस था, और उस डिस्टेंस में जो हमारा हॉस्टाइल नेबर यानी कि इंडिया मौजूद था, और उसकी जो कॉन्स्पिरेसीज थी, उसने जो डिफरेंट टेक्टिक्स प्ले किए, और उसका रिज़ल्ट हमें जो है वो 1971 की जो सेपरेशन है उसकी सूरत में जो है वो देखना पड़ा। तो अब इन दोनों विंग्स को मैनेज करना भी जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए और वहाँ की जो फोर्सेस थी उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। इन दोनों विंग्स में कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है वो प्रॉपरली डिप्लॉय करना, वहाँ पे कम्युनिकेशन को मैनेज करना, और उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इन दोनों विंग्स की बाइफर्केशन की वजह से। उसके अलावा जो डिप्लोमेटिक लेवल पे हमें जिस मुश्किल का सामना था वो ये था कि पूरी दुनिया को एक परसेप्शन दिया था कि जब सेपरेशन हुई तो ज़ाहिर बात है दो स्टेट बनी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को एज अ सेसीडिंग स्टेट का स्टेटस जो है वो पूरी दुनिया के सामने दिया गया। अब इसका मतलब क्या है, अब ये देखें, जब सब कॉन्टिनेंट है, एक स्टेट है, उसकी आपने डिवीज़न कर दी है, दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई हैं, एक इंडिया है और दूसरी पाकिस्तान है। तो अब हुआ क्या कि जब यूनाइटेड नेशन जो है उसने इंडिया को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट एक्सेप्ट कर लिया फ़ौरन से, लेकिन पाकिस्तान को एज अ स्टेट एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए यूनाइटेड नेशन में अप्लाई करना पड़ा, और फिर वहाँ पे वोटिंग होती है, जहाँ पे हमें पता है कि सबसे पहले जो अफ़गानिस्तान है उसने डिनाई किया था पाकिस्तान को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट एक्सेप्ट करने से। तो इसका मतलब है कि दुनिया को ये परसेप्शन दिया गया कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि एक सेसीडिंग स्टेट है। सेसेशनिस्ट मूवमेंट की हम बात करते हैं। सेसीडिंग स्टेट वो है कि जो खुद जो है एक कंट्री से सेपरेट हो गई है सेपरेटिस्ट मूवमेंट के थ्रू विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर स्टेट। तो इस वजह से ये भी एक चैलेंज था पाकिस्तान के लिए कि एक हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम इतने ज़्यादा हैं, हमने किस तरह से जो माइग्रेंट्स यहाँ पे आए हैं माइग्रेशन करके उनको किस तरह से मैनेज करना है, उन रिफ्यूजीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, उनको सेटल किस तरह से करना है, और हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उन चीज़ों को मैनेज करने के साथ साथ, उन चैलेंजेस को देखने के साथ साथ हमारा एक ये भी चैलेंज था कि हमने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को जो है वो रिकग्निशन दिलवानी है, पाकिस्तान को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो एक्सेप्ट करवाना है। उसके बाद जो मेजर चैलेंज था, एक तो कश्मीर डिस्प्यूट और दूसरा मिलिट्री और फाइनेंशियल एसेट्स जो पाकिस्तान के थे उनको डिले किया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1947-48 के स्टार्ट में ही जो पाकिस्तान और इंडिया है उनके दरमियान कश्मीर का इशू हुआ। अब कश्मीर का इशू था क्या, वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये मैप है। अब मैप में आपको एक ये कश्मीर नज़र आ रहा है, कलात नज़र आ रहा है, हैदराबाद नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे क्या था कि ये प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया था कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक आप ये कि अगर आपकी राया कंसेंट देती है, आपकी जो पब्लिक है आपकी स्टेट की, कि हमने इस स्टेट के साथ कंसेशन करना है, पाकिस्तान के साथ एक्सेशन देना है, इंडिया के साथ एक्सेशन देना है, तो आप उसके साथ अपना इल्हाक कर लें, उसको ज्वाइन कर लें। लेकिन 2 ऑप्शन, एक आप इंडिया के साथ करना चाहते हैं वहाँ कर लें, पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ कर लें। थर्ड ऑप्शन ये था कि अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट रह लें। लेकिन हुआ ये कि कश्मीर, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो मेजॉरिटी है वो क्या थी, मुस्लिम थी, लेकिन वहाँ का जो राजा है वो मुस्लिम नहीं था। तो अब उस राजा ने क्या किया, जो मुस्लिम नहीं था उसने वहाँ की पॉपुलेशन के कंसेंट के बग़ैर, उनकी मर्ज़ी के बग़ैर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, यानी कि उसने अपना इल्हाक कर लिया इंडिया के साथ और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब इस वजह से फिर जो है पहली वॉर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो कश्मीर इशू को लेके हुई।
अब इस वॉर को लड़ने के लिए पाकिस्तान को फाइनेंशियल जो है वो भी चाहिए थे, फाइनेंसिस भी चाहिए थे, और मिलिट्री एसेट्स जो है उनकी भी ज़रूरत थी। लेकिन इस वॉर के दौरान इंडिया जो है उसने फाइनेंशियल और मिलिट्री एसेट्स जो हैं उनको डिले किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस वॉर में जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट चैलेंज ये है कि जो मिलिट्री एसेट्स थे, कि जो डिवीज़न होनी थी मिलिट्री एसेट्स की, उसमें भी जो है वो डिस्पैरिटी दिखाई गई कि पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता था वो पाकिस्तान को नहीं दिया गया। पाकिस्तान को जस्ट 6 आर्मर्ड जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आए और 8 इन्फेंट्री यूनिट्स जो हैं वो आए। जैसे कि आर्मर्ड जो है ये व्हीकल्स होती हैं जो कि अटैक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और इन्फेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स जहाँ पे फोर्सेस होते हैं, आर्मी पर्सनल्स होते हैं, जो मशीन गन्स और राइफ़ल्स वगैरह को यूज़ करते हुए जंगें लड़ते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को बहुत कम जो है वो मिलिट्री एसेट्स दिए गए थे और पाकिस्तान को डिसएडवांटेज रखा गया था, और इसी वजह से पाकिस्तान को फिर अपना डिफेंस सिक्योर करने के लिए अपना फिर बाद में जितना भी ज़्यादा बजट होता था वो अपने डिफेंस पे लगाना पड़ता था, क्योंकि पाकिस्तान को सेपरेशन के टाइम पे जो अपने डिफेंस के लिए मिलिट्री एसेट्स मिले थे वो इनसफिशेंट थे। नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम था कैपिटलिस्ट और अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये देखें, पाकिस्तान किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसको स्टेबलाइज करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों का डेवलप्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान जो टेरिटरीज़ पाकिस्तान के हिस्से में आई थी वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो थी नहीं। जस्ट 34 यूनिट्स जो हैं वो पाकिस्तान को मिले, और वहाँ पे भी जो मशीनरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड था। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा डेवलप किया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के हिस्से में जो इलाके आए थे वो फर्टाइल लैंड थी, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल थी। लेकिन ये एग्रीकल्चर भी जो है वो कैपिटलिस्टिक थी, कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को ऑन कौन करते थे? लैंडलॉर्ड्स। जो आम किसान है उसको कोई भी अथॉरिटी जो है वो नहीं दी जाती थी। तो ये कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जो है वो सफिशेंट नहीं था। फिर इस यहाँ पे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करना, डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो ये भी फिर एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए कि इस एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इक्विटेबल जो है वो हमने किस तरह से करना है, और पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ को जो है वो किस तरह से बढ़ाना है। उसके बाद देखें कि हमें पता है कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको बूस्ट करना है, कंट्री की डेवलपमेंट करनी है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन होती है वो अहम किरदार अदा करती है। लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में जो टेरिटरी थी, जो रीजन्स थे, वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन जस्ट 16% थी। यानी कि अगर अर्बन पॉपुलेशन कम थी मतलब वहाँ पे एजुकेटेड लोग कम थे, वहाँ पे जो हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं उनकी तादाद बहुत कम थी। लेकिन वो इलाके जो इंडिया के हिस्से में आए, बॉम्बे है, कोलकाता है, मद्रास है, वो सारे क्या थे? डेवलप्ड थे। वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वहाँ पे प्रोफेशनल्स और एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा थी। इसलिए पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेशन में, मॉडर्न इकोनॉमी में और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन कैपिटल जो है, जो डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी। और ये इंडस्ट्रियल यूनिट की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जस्ट 10% जो है पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल बेस मिली। टोटल 921 यूनिट्स थे और पाकिस्तान को जस्ट 34 यूनिट्स मिले। उसमें मशीनरी भी जो है वो बहुत कम थी, हमारे पास जो ट्रेंड पर्सन्स थे वो भी बहुत कम थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं था। इसलिए पाकिस्तान को अपना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर और कराची जो कि मेजर सिटीज़ थे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थे, पाकिस्तान के हिस्से में जो आए थे, लेकिन यहाँ पे भी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जैसा कि आप कराची की पॉपुलेशन देखें,
4 लाख टोटल पॉपुलेशन थी और इसमें भी 1/3 जो है वो क्या थे, हिंदूज़। और ये हिंदूज़ जो कि 1/3 थे टोटल पॉपुलेशन के, वही ज़्यादा जो है वो एजुकेटेड और ट्रेंड प्रोफेशनल्स थे। और इस माइग्रेशन के दौरान जब माइग्रेशन हुई है और उनमें से भी जो मेजॉरिटी है वो माइग्रेट करके इंडिया चले गए, जो ज़्यादा प्रोफेशनल्स थे। और इससे क्या नुकसान हुआ पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कि कुछ जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स पाकिस्तान में मौजूद थे भी, उनको चलाने के लिए हमारे पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स जो थे वो मौजूद नहीं थे। प्रॉपर प्लानिंग के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स जो थे वो मौजूद नहीं थे। उसके अलावा नेक्स्ट चैलेंज ये था कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें मिलने थे 550 मिलियन के, वो भी बहुत ज़्यादा उसको डिले किया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है अपने रिफ्यूजीज़ की जो सेटलमेंट है उसको प्रॉपरली और टाइमली जो है वो मैनेज नहीं कर पाया। और यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो आ गया था और हमारे जो डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनको हमने मैनेज करना था, अपने ब्यूरोक्रेसी को सेटअप करना था, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था, उन चीज़ों को मैनेज करने पे में जो है वो फिर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो इंडिया ने देने थे, जो पैसे इंडिया ने पाकिस्तान को देने थे, उनको भी डिले किया गया। अब अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पे ये है कि पाकिस्तान के जो 2 विंग्स थे, एक हमारा ईस्टर्न विंग्स और विंग जो कि अब बांग्लादेश कहलाता है, और दूसरा वेस्टर्न विंग जो कि पाकिस्तान है। अब इन दोनों में भी डिस्पैरिटी थी कि ईस्टर्न विंग जो है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी, वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस थोड़ी बनी थी, ठीक है। लेकिन जो वेस्टर्न है, जो अब पाकिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पे उस तरह की डेवलपमेंट नहीं थी, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा था। अब किया क्या गया कि वेस्टर्न जो रीजन है उसमें क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश की गई, इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल था वो ईस्टर्न विंग से लाया गया। इसीलिए जो है फिर ईस्टर्न विंग के जो लोग थे, जो बांग्लादेश के मतलब के बंगाल के लोग थे, उनमें एक तरह की जो एलिनेशन है वो देखने को मिलती है कि वहाँ के लोग ये क्लेम करते हैं कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो लीडरशिप है, उसने क्या किया कि ईस्टर्न पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया और वहाँ से ले जाके वेस्टर्न पाकिस्तान में उनको इन्वेस्ट किया और उसकी डेवलपमेंट पे जो है वो काम किया गया और ईस्टर्न पाकिस्तान को जो है वो अंडर डेवलप्ड रखा गया। और ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है फिर आगे जाके रीज़न बनी 1971 में जो फॉल ऑफ ढाका हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता जब पाकिस्तान ने डिफरेंट अर्बन यूनिट्स जो हैं वो डेवलप करना शुरू किए, वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस जो है वो अपनी बनाने लगे, जैसा कि लाहौर है, गुजरांवाला, सरगोधा, सियालकोट। अब ये देखिए, अगर हमने इंडस्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्री चलानी किस तरह से है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन पाकिस्तान में जो पावर जनरेशन का भी सेटअप था वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो ये एनर्जी क्राइसिस भी जो है वो पाकिस्तान को देखने को मिला कि हम उस वजह से भी अपनी इंडस्ट्री को प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पा रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के बाद जो मैसिव माइग्रेशन हुई थी, यानी कि मोर देन 14 मिलियन पीपल जो हैं उन्होंने माइग्रेट किया और पाकिस्तान में आए। और इस तरह से क्या हुआ कि उन लोगों को यहाँ पे सेटल किस तरह से करना था, उनकी जो कैंपिंग है वो किस तरह से करनी थी। तो कैंप्स जहाँ पे उनको ठहराया गया था, उनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, प्रॉपरली टीम्स मौजूद नहीं थी। तो वहाँ पे हाइजीन के जो है वो बहुत ज़्यादा मसले हुए, सैनिटेशन के, फूड किस तरह से उनको प्रोवाइड करना था, हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ा। तो बेसिकली ये जो हमारे पास रिफ्यूजीज़ थे उनको किस तरह से सेटल करना है, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है एक तो अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने पड़े, उनका टाइम जो है वो वहाँ पे लगा। और उससे क्या हुआ, हमारे दूसरे सेक्टर्स जो हैं जैसा कि हमारा इकोनॉमिक सेक्टर है, हम वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। और इसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो माइग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे थे, अब जो यहाँ के लोकल्स थे वो उनको प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे देखें कि मुख्तलिफ़ जो लोग हैं
वो पंजाब में या तो सेटल हुए और या फिर उन्होंने कहाँ पे सेटल होना था, सिंध में, क्योंकि ये जो है वो इंडिया के बॉर्डर के साथ रीजन्स लगते थे, पंजाब और सिंध। पंजाब में लोग जो हैं वो कुछ सेटल हुए और कुछ जो है वो इंडिया में सिंध में सेटल हुए। अब सिंध में सेटल होने वाले लोग जो थे उनमें जो मेजॉरिटी थी, अब वो मेजॉरिटी जो थी वो उर्दू स्पीकिंग थी। अब उस मेजॉरिटी ने, वो जो उर्दू स्पीकिंग मेजॉरिटी आई और वो उनमें से मोस्टली कहाँ पे सेटल हुए, सिंध में, और सिंध के जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे वो सेटल हुए और वहाँ पे फिर जो ब्यूरोक्रेसी है उसका हिस्सा बने और डिफरेंट जो दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या फिर हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो है वही माइग्रेंट्स जो है उन्होंने उसको ज्वाइन किया। और कहा जाता है कि यही बेसिक रीज़न बने क्योंकि उर्दू स्पीकिंग लोग जो कि सिंध के मुख्तलिफ जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे सेटल हुए, तो जब वो हमारे गवर्नमेंट का हिस्सा बने, हमारे ब्यूरोक्रेसी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बने, तो उन्होंने ही फिर बाद में जब पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और डिफरेंट जो दूसरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थे वहाँ पे ज़्यादा लोग कौन थे, उर्दू स्पीकिंग, जो कि माइग्रेंट्स आए थे डिफरेंट रीजन से और सिंध में सेटल हुए। फिर उन्होंने ही ज़्यादा जो है वो फेवर किया था कि उर्दू जो लैंग्वेज है उसको एज आ नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। और ये भी पाकिस्तान के लिए एक मेजर चैलेंज बना, क्योंकि हम देखेंगे कि जो लैंग्वेज मूवमेंट फिर 1950s में स्टार्ट हुई कि जो बंगाल के लोग थे उन्होंने ये डिमांड करना शुरू किया कि जो हमारी बंगाली ज़ुबान है उसको भी नेशनल लैंग्वेज का जो है वो स्टेटस दिया जाए। तो ये लैंग्वेज मूवमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट हुआ और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस था वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिले हुआ। तो ये आज के लेक्चर में हमने एक ब्रीफली एनालिसिस क्रिएट किया है कि किस तरह से पाकिस्तान को सेपरेशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, 1947 के बाद जो अर्ली ईयर्स थे इंडिपेंडेंस के, उनमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा।